वन सदिश बीजगणित, जिसको बोलते हैं, जो हिंदी में लिखना चाहेंगे वो क्या लिखेंगे, सदिश बीजगणित, जो इंग्लिश में लिखना चाहेंगे वो वेक्टर अलजेब्रा लिखेंगे, राइट। चलिएगा, अब इसकी पहला ही टॉपिक आपका आ जाता है, बहुत ही प्यारा टॉपिक आता है जो आपने पहले ही पढ़ा रखा था, अदिश राशि। अदिश राशि आपने पहले पढ़ी थी, 11वीं क्लास में आपने पढ़ी थी, 9th क्लास में आपने अदिश राशियाँ पढ़ी थी, वही अदिश राशि यहाँ पर है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अदिश राशि क्या होती हैं, जैसे कि आपने 11वीं क्लास में और 9वीं क्लास में पढ़ा था, वे भौतिक राशियाँ जिनको केवल परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जाता है उनको हम अदिश राशियाँ कहते हैं, राइट। तो बहुत ही प्यारी सी लैंग्वेज आपका यहाँ पर भी लिखी हुई है, वे भौतिक राशियाँ जिनको केवल परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान जैसे कि आपका किसी दुकान पर जाकर आप मांगते हो कि हमको 1 किलोग्राम आलू दे दो, तो आप आलू कभी दिशा के साथ मांगते हो कि हमको उत्तर की दिशा में मुंह करके आलू दे, या हमको ए से बी की ओर दिशा में आलू करके दे, ऐसा बोलते हो? नहीं, सीधे सीधे। टेम्परेचर होता है किसी चीज़ का, टेम्परेचर अपने आप में होता है, ये वस्तु है, मैंने घड़ी पहन रखी है, इसका ही कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कपड़े पहन रखे ये भी कोई टेम्परेचर होगा, ये आपका कमरा है इसमें कोई टेम्परेचर होगा, इसमें कभी दिशा होती है? नहीं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सीधे टेम्परेचर बोलते हो, उसमें कोई दिशा नहीं होती है। तो घनत्व, ऐसी बहुत राशियाँ हैं जिनमें आपका दिशा नहीं होती या दिशा के द्वारा व्यक्त नहीं करते, केवल परिमाण बोलते हैं, ठीक। तो उनको हम बोलते हैं अदिश राशियाँ, राइट। चलो अब देखिएगा, इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़नी है। क्या है? वे भौतिक राशियाँ जो केवल परिमाण द्वारा व्यक्त होती हैं अदिश राशि कहलाती हैं, जैसे तापमान, घनत्व, द्रव्यमान, समय, चाल आदि, राइट। इसी परिभाषा को आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे? देखिए, इंग्लिश बहुत ही प्यारी लैंग्वेज मैंने लिख रखी है। क्या? दोज, देखिए क्या लिखोगे, वे भौतिक राशियां, दोज फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय द ओनली मैग्नीट्यूड और कॉल्ड या इज सेड टू बी या और इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी, या आप बोल सकते हो दोज फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट बाय द ओनली मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंटेड बाय द ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। यही चीज़ लिखी हुई है आपकी डेफिनेशन में। देखिएगा क्या लिखी हुई है डेफिनेशन, आप देखिए इंग्लिश की डेफिनेशन भी आप देख सकते हो। इंग्लिश की डेफिनेशन क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड और नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, या आप इसको लिख सकते हो और नॉन एज की जगह पे लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल, या आप इजीली आर नॉन एज, यही काफ़ी है, इज नॉन एज भी लगा सकते हो आप, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। समझ में आ गई बात? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंट बाय द ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गई बात? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? इंग्लिश की और हिंदी जो भी लैंग्वेज आपको पढ़नी है वो लिख सकते हो आप। तो इनमें केवल क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, वही पुराने वाले एग्जांपल, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास, टाइम, स्पीड, जो ऊपर दे रखे हैं उन्हीं का इंग्लिश में लिख दिया। तापमान टेम्परेचर, घनत्व डेंसिटी, द्रव्यमान मास, समय टाइम, चाल स्पीड, राइट। चलिएगा, आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही प्यार से। देखिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बहुत ही प्यार से इसी तरीके से समझ में आ जाएगा। आजकल में बोर्ड लग जाएगा क्योंकि ये हमने दूसरी जगह रूम लिया है, यानी घर आपका अलग जगह शिफ्ट किया है दूसरा है, तो वहाँ पर क्या है आपका अभी रूम, यानी कि हम यहाँ पर अभी बोर्ड नहीं लगा पाए हैं, तो बोर्ड जल्दी ही लगा दूंगा मैं, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगली सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? वे भौतिक राशि जो परिमाण और दिशा द्वारा व्यक्त होते हैं। जैसे कि आपको पता था अभी, इससे पहले आपने क्या पढ़ा? स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि आपने पढ़ी। अदिश राशि में क्या होता था? अदिश राशि जिनमें केवल और केवल क्या होता है? परिमाण होता है। सदिश राशि क्या है? जिनको परिमाण के साथ दिशा के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है, यानी कि वे भौतिक राशियां जिनको परिमाण एवं दिशा दोनों से व्यक्त किया जाता है उनको बोलते हैं हम सदिश राशि। देखो नाम से ही पता चल रहा है क्या? सदिश। देखिए नाम से क्या पता चल रहा है? देखो यहीं से पता चल रहा है, से प्लस दिश, मतलब क्या हो गया?
देखिए दिश माने दिशा हो गया, स में सहित, यानी दिशा सहित वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उनको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि आपका एग्जाम्पल बल, जब किसी चीज पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, एक दिशा होगी निश्चित। जैसे कि मेरे पास में ये एक बॉल है, इसमें मैं यहाँ से आपको एक फोर्स लगाऊं, लात मारूं तो ये निश्चित रूप से इधर की ओर ही जाएगी, यानी इसमें एक परफेक्ट दिशा होगी आगे की ओर। राइट, समझ में आ गई बात। और जब हम इसमें किक मारेंगे तो उससे उसका फोर्स भी कुछ ना कुछ होगा, 1 न्यूटन 2 न्यूटन या 2 न्यूटन, यानी कुछ ना कुछ उसका परिमाण भी होगा। समझ में आ गई बात। विस्थापन, विस्थापन में अपने आप में दिशा होती है, वेग में दिशा होती है। जैसे देखिए मैं बोल रहा हूं मेरी कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की 10 चाल से उत्तर से दक्षिण की ओर गतिशील है, तो ये मैंने क्या बोला, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान है, किसकी ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर गतिमान है। तो हमने यदि दिशा भी बोली है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये आप परिमाण भी बोला है, मतलब क्या है कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। राम 50 किलोमीटर पर आवर से ए से बी की ओर गतिशील है, यानी एक परफेक्ट बिंदु बता दिया, ए से बी की ओर गतिशील है, तो मतलब इसमें एक दिशा भी है। राइट, तो इसलिए जो वेग होता है उसमें दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती है। जैसे मैंने बोल दिया राम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की 10 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिशील है, तो इसमें केवल परिमाण मिला 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दिशा नहीं मिली कि किसकी ओर गतिशील है। यदि कहने लगे कि राम 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ए से बी की ओर गतिशील है, तो मतलब इसमें एक दिशा भी हुई और परिमाण भी होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवेग, इसमें भी अपना एक क्या होता है आपका, इसमें दिशा होती है। राइट, चलिए आगे चलेंगे, आगे आप पढ़ लोगे। चलिए अब देखिए ये जो परिभाषा थी आपकी, इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंट बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, परिमाण और दिशा, यानी कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, या आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। समझ में आ गई बात। यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, या दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंट ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गई बात। स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके एग्जांपल वही हैं जो बल है, बल को फोर्स कहते हैं, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, वेग को वेलोसिटी, संवेग को मोमेंटम। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जब आपको एक चीज और याद रखनी है कि एक सदिश को एक तीर के साथ सीधी रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे हम निर्देशित रेखा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। निर्देशित रेखा क्या होती है कि किसी भी वेक्टर को, यानी किसी भी सदिश राशि को या किसी भी सदिश को एक तीर द्वारा, यानी सीधी रेखा में एक तीर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं निर्देशित रेखा, डायरेक्शन लाइन। समझ में आ गई बात। तो ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विद एन एरो। देखिएगा जैसे कि हमारा यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जिसको हमने ओ से पी की ओर दिखाया गया इस तरीके से, हमने इस तरीके से दे दिए। मतलब ये एरो जो होता है वो दिशा को रिप्रेजेंट करता है कि ये ओ से पी की ओर इसकी दिशा होगी। ठीक है। और देखिए अभी आपको और समझाते हैं। देखिए आगे एक ये देखिए, ये जैसे कि मैं यहाँ पर कह दे रहा हूँ ये ओ बिंदु है, ये यहाँ पर पी बिंदु है, ये हमने एक ए वेक्टर है जिसको हमने इस तरीके से दिखा रखा है, ओ से पी की ओर इस तरीके से। ठीक है, ये देखो एरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा, ये आपका अंतिम बिंदु होगा।
यहाँ से यहाँ तक जो भी है ये आपका मैग्नीट्यूड 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर ये आपका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, एरो जितना लंबा होगा उसका उतना ही मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात। तो ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये क्या है, इसको इधर की ओर ये ओ से पी की ओर ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। इसको एरो के इसकी पीछे की साइड को पुछ बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेड, यानी टेल और हेड को सिर बोलते हैं। ठीक है, एरो जिधर जा रहा होता है उसकी डायरेक्शन उधर की ओर ही होती है। समझ में आ गई डायरेक्शन वगैरह इसका। चलिए अब आते हैं वेक्टर के कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि सदिश के प्रकार। जो सदिश है सदिश के थोड़े प्रकार होते हैं, लेकिन बीएससी की किताब में आप 3 सदिश ही पढ़ोगे और तीनों इंपोर्टेंट है, क्योंकि पेपर में इनमें से एक ना एक जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। कौन कौन से 3 हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले शून्य सदिश। शून्य सदिश को हम रिक्त सदिश भी कहते हैं। शून्य सदिश यानी जीरो वेक्टर, या रिक्त को बोलेंगे हम नल वेक्टर, NULL। देखिए का जीरो और नल वेक्टर। समझ में आ गई बात। तो क्या है परिभाषा देखिएगा, एक सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसको शून्य या रिक्त सम कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सदिश, ए वेक्टर whose magnitude is 0, या ए वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड या हैव द जीरो मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलेंगे हम, यानी कि एक ऐसा सदिश जिसके पास में क्या हो, जीरो मैग्नीट्यूड हो, उसको बोलते हैं हम जीरो वेक्टर है, जिसका परिमाण कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखिए एक सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसको हम बोलते हैं शून्य सदिश। ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड और कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। समझ में आ गई बात। जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर कहते हैं। और जीरो वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड, यानी जिसके पास में जीरो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। सिंपल सी बात है। चलिए अब आगे देखिएगा, जैसे कि एक सदिश जिसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान होता है उसको हम बोलते हैं क्या, शून्य सदिश कहते हैं। यानी कि इसको भी इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इसकी ये दूसरी परिभाषा है, ए वेक्टर विच हैज द सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट और कॉल्ड जीरो वेक्टर, या लिख सकते हो इज सेड टू बी जीरो वेक्टर। मतलब देखिए इसको समझते हैं पहले। जैसे कि हमारे पास में ये देखिए एक वेक्टर इस तरीके से दिखा रखा है, ये यानी कि यहाँ से ए वेक्टर है ये इस तरीके से, ठीक है, ये इसका ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अब इसको यानी कि ये इसका ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। सिंपल सी बात है, इतना ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, मैग्नीट्यूड। ओके, अब इस मैग्नीट्यूड हमने क्या बताया, जितना बड़ा होगा वेक्टर उतना ही मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। अब मैं कह रहा हूँ ये यहाँ से यहाँ तक है तो इसका मैग्नीट्यूड कम हुआ और कम हुआ, तो इसका मतलब क्या, ये प्रारंभिक बिंदु ये अंतिम बिंदु। अब मैं कह रहा हूँ यही प्रारंभिक बिंदु हो और इस अंतिम बिंदु को यानी इसी छोटा सा ही बना दें, यानी कि यहीं से ये स्टार्ट हुआ और यहीं पर खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक बिंदु भी यहीं पर है और अंतिम बिंदु भी यहीं पर है, यानी कि एक जीरो टाइप का बन जाए, एक ही पॉइंट बनेगा, तो इसी को बोलेंगे हम जीरो वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कुछ है ही नहीं, जीरो मैग्नीट्यूड है। यदि ये थोड़ा सा भी बड़ा होता तो इसका यानी प्रारंभिक बिंदु ये अंतिम बिंदु ये, तो मतलब क्या है, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हो जाता है, यानी जीरो नहीं रहता फिर मैग्नीट्यूड। जीरो मैग्नीट्यूड कब रहेगा, उसका प्रारंभिक बिंदु यानी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहीं पर ये खत्म हो रहा है, तो उसको बोलेगा इस चीज का प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। तो मतलब क्या, इसमें कितना हो गया, परिमाण जीरो, इसीलिए हम बोलते हैं इसको जीरो वेक्टर। राइट, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं, ये देखिए नल वेक्टर हैज नो डायरेक्शन, यानी कि जीरो वेक्टर की कोई भी दिशा नहीं होती है। लिखा हुआ है नीचे देखो, जिसको नहीं समझ में आ रहा लिख लेना कि भैया यहाँ पे लिख देना ये शून्य सदिश, शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती है, पूरी बात लिख देना, शून्य सदिश की कोई दिशा नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शून्य सदिश आपको समझ में आ गया। अब आते हैं समान सदिश, इक्वल वेक्टर। आपको वैसे ही पता चल रहा है नाम से, दो वेक्टर जिनके परिमाण और दिशा समान हो उसको समान वेक्टर कहेंगे। तो क्या है, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन देन इट इज
इट सेड टू बी इक्वल वेक्टर। मतलब समझ ही गए होंगे, यदि दो सदिशों का समान परिमाण तथा समान दिशा हो तो उन्हें समान सदिश कहते हैं। तो उन्हें समान सदिश कहते हैं, यानी कि दो सदिश जिनके समान परिमाण तथा समान दिशा हो उनको समान वेक्टर यानी इक्वल वेक्टर कहते हैं, बराबर वेक्टर कहते हैं। यानी कि टू वेक्टर्स whose magnitude and direction is same is called equal vector। सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए इक्वल वेक्टर भी समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए ये रहे कि देख ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इधर है इसकी डायरेक्शन भी इधर है, दोनों की डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम। तो मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल वेक्टर नहीं कि बराबर वेक्टर है, दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। इक्वल इक्वल यानी बराबर, समझ में आ गया। चलिए अब लास्ट रह गया है आपका इकाई सदिश। आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। वीडियो यदि पसंद आया हो तो भाई लाइक जरूर कर देना। ये डेमो टाइप की वीडियो रहेगी, अभी बोर्ड पर आप चाहोगे तो मैं बोर्ड पर भी करा दूंगा। आई होप कि आपको यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा। कल से बोर्ड आ जाएगा 1-2 दिन में, तो फिर बोर्ड पर मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, राइट। चलिए इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। If a vector have magnitude 1, it is called unit vector and represent by a कैप। देखिए ए के ऊपर कैप लगा दो, मतलब क्या, ये देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यदि किसी सदिश का परिमाण 1 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इकाई सदिश कहते हैं, और इसे हम ए के ऊपर कैप द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गई बात। इकाई सदिश क्या है, ये देखिएगा, जैसे ए वेक्टर है तो हम उसको ए वेक्टर के इकाई सदिश को ए कैप से प्रदर्शित करेंगे, ठीक। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। समझ में आ गई बात, यूनिट वेक्टर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर है, इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। यानी कि जो ए वेक्टर, देखिए इसको ए का मतलब क्या होता है कि ये मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखा हुआ है। मॉड ऑफ ए वेक्टर का ही मतलब क्या है, ए। यहाँ पर ए साधारण ए लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि ये ए वेक्टर का मॉड है, राइट। चलिए वैसे इसको बताने कोई तात्पर्य नहीं, इतना याद रखिए कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए कैप, यानी कि ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड। यानी कि आपको किसी भी सदिश का यदि आपको उसकी क्या निकालनी, इकाई सदिश निकालना है तो क्या करोगे, उस सदिश का पूरी वैल्यू ऊपर रख दोगे, नीचे उसका मैग्नीट्यूड रख दोगे। अभी हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे जब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास में ए रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये दे रखा है। और हमें इसका क्या निकालना है कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए वेक्टर का मॉड निकालेंगे। मॉड कैसे निकलेगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 50 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर आपको यदि निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल सी आता है यूनिट वेक्टर नहीं, ए वेक्टर क्या था 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस इस तरीके से 5, जैसे कि आपको क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर ऊपर लिखेंगे, यानी कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। नीचे क्या आया था, मॉड अंडर रूट में 50 आया था, तो यही निकल आया आपका ए कैप। यानी कि ये क्या निकल आया आपका, इस ए वेक्टर का इकाई सदिश निकल आया। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला है इकाई सदिश का, यानी कि ए कैप का, यूनिट वेक्टर का या इकाई सदिश का, ए वेक्टर अपॉन ए। तो यहाँ से ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मॉड इंटू ए कैप। मतलब ये है किसी भी सदिश में, जैसे कि ये ए वेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस
ए वेक्टर के मॉड इंटू ए कैप की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये जो है बेसिकली ए कैप यूनिट वेक्टर किसके काम आता है, दिशा बतलाने के काम आता है, ये याद रखना। यूनिट वेक्टर किसके काम आता है, दिशा। तो दिस वेक्टर इज यूज्ड गिव डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब क्या है, इस सदिश का उपयोग सदिश की दिशा देने में किया जाता है, दिशा बताने में किया जाता है। कुल मिला के बात यह है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी सदिश की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, दिशा को बताता है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए लास्ट चल रहा है, इकाई सदिश एक्स वाई जेड अक्ष के साथ आई जे के द्वारा निरूपित करते हैं। यानी कि ये देखिएगा सिंपल सी बात है, यदि मैं कहूँ ये देखिए ये यहाँ पर, अब देख लीजिए ये है इस तरीके से बना हुआ है। तो एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष इधर है, देखो ये गलत बना हुआ, चलो मैं ऊपर ही बना देता हूँ इस तरीके से, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये जेड अक्ष, इधर आपका आई कैप, इधर आपका जी कैप, इधर आपका के कैप। मतलब ये यदि हम कहेंगे आई कैप आ जाए तो मतलब समझ जाना ये एक्स अक्ष की डायरेक्शन में बोल रहा है। जे कैप आया तो आप कह दोगे ये वाई डायरेक्शन में बोल रहा है, और के कैप आया तो आप बोल दोगे कि किधर बोल रहा है, ये जेड डायरेक्शन में, राइट। यही चीज़ है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा सारा कुछ, लेकिन फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना। मैं एक वीडियो बोर्ड पर भी बना दूंगा, तो मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। आप सभी लोग कमेंट करना, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट करना। मिलेंगे एक खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।